Good afternoon, ma'am. Good afternoon, आकृति. हाँ जी बताओ फिर सेकंड लॉ का एग्जांपल. सेकंड लॉ का एग्जांपल. जब साइकिल के पैडल में हम वो करते हैं मतलब एक्सलेट करते हैं पैडल मारते हैं तो उसकी एक्सेलरेशन बढ़ती है. तो इसका मीनिंग ये है एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नेट फोर्स. जितनी फोर्स हम पैडल लगाएंगे उतनी स्पीड से वो एक्सलेट करेगा. एग्जांपल दूसरा भी है दो करना है. नहीं ठीक है. दूसरा होता है कि अगर एक मास है एक हैवी मास है उसको अगर हम मूव करेंगे पुश करेंगे तो जो लाइट मास वाला है वो होगा एक्सलेट. Which means the acceleration is inversely proportional to the mass of the object. Any motion connection? लॉज ऑफ मोशन. ठीक है. चलो एक तो आपने इससे रिलेटेड बताया एक इससे रिलेटेड बताया है ना. आप बताओ सूर्यांश. हम जब कोई बॉल आ रही होती है और हम उसको कैच करते हैं तो हम अपना हाथ हमेशा पीछे खींचते हैं ताकि टाइम इंक्रीज होता है और उसका फोर्स है उसका कम होता है. लेकिन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम बढ़ेगा और फोर्स कम बढ़ेगा. एक और कोई इसका एग्जांपल जो रॉकेट वाला कंसेप्ट है वो इस पे कि लॉ ऑफ मोशन. थर्ड लॉ मोमेंटम में भी तो है. कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम थर्ड लॉ पे है. हाँ जब जेली के ऊपर या सैंड के ऊपर कोई भी कूदता है तो चोट उसकी नहीं लगती क्योंकि टाइम इंक्रीज हो जाता है जमीन पे. ठीक है. ओके व्हाट इज फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. और we can say initial position instead of rest of motion. ठीक है. रेस्ट मोशन यूनिफॉर्म मोशन कुछ भी हो सकता है. तो इनिशियल पोजीशन हम बोल सकते हैं कि जो इनिशियल स्टेट है बॉडी की उसको बॉडी मेंटेन रखती है until और unless an external force applied on it. एक्सटर्नल फोर्स यानी कि किसी बाहर से दूसरे ऑब्जेक्ट की वजह से उसमें फोर्स लग रही है. उसकी इंटरनल फोर्स की वजह से वो मूव या फिर अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेगी. ये फर्स्ट लॉ में था. फर्स्ट ओके आकृति आप आए थे लास्ट क्लास में. Yes, ma'am. हाँ जी तो आप बताओ एक फर्स्ट लॉ का एग्जांपल या एप्लीकेशन. बोला था ना मैंने पढ़ने को. मैम जब मोटर कार चल रही होती है तो टर्न आता है जब तो हमारी बॉडी भी उसके साथ मूव होती है मतलब कि. एक्सप्लेन करो इसमें फर्स्ट लॉ कैसे अप्लाई हो रहा है. बोलो. मैम क्योंकि हमारी ना बॉडी मतलब रेस्ट पे होती है मतलब वो चेंज नहीं करती है पर गाड़ी की स्पीड चेंज कर जाती है तो इसकी वजह से. ठीक है. ओके कि एक्सटर्नल फोर्स लगने से बॉडी अपनी इनिशियल स्टेट को चेंज कर देती है. ठीक है. अब सेकंड लॉ का अगर मैं दोबारा से बताऊं सेकंड लॉ में बताया था दैट रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स. यही बताई थी मैंने स्टेटमेंट. ये फॉर्मूला आया था कि मोमेंटम में चेंज किस वजह से आता है. फोर्स की वजह से आता है. ये हमने सेकंड लॉ में पढ़ा. अब इनिशियल वेलोसिटी चेंज इन वेलोसिटी विद टाइम वी कैन से एक्सेलरेशन. तो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन हमने लिख लिया. ठीक है. अब यहाँ पे अगर मैं रिलेशन निकालूं फोर्स मास और एक्सेलरेशन का. मास का इनवर्स रिलेशन है एक्सेलरेशन के साथ. इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है आपने देखा होगा स्पीड लिमिट जो लगी होती है रोड के साइड पे. स्पीड लिमिट होती है ना व्हीकल्स की अलग अलग. टू व्हीलर की ज्यादा होती है या फोर व्हीलर की. फोर व्हीलर की कितनी होती है 45 किलोमीटर पर आवर अप्रोक्स इतनी ही लगी होती है. ठीक है. और टू व्हीलर की 40 किलोमीटर पर आवर. अब टू व्हीलर जो है वो क्या है लाइटर है. उसका मास कम है तो जल्दी एक्सेलरेट हो जाएगा. अपनी स्पीड को जल्दी इंक्रीज कर सकता है इसीलिए उसकी स्पीड लिमिट को
कम रखा है। और 4 व्हीलर क्या होगा, हैवी होगा, उसका मास ज्यादा होगा, तो वो आराम से एक्सेलरेट होगा, इसीलिए उसकी स्पीड को ज्यादा रखा है। फिर ये बताओ कि ट्रक जो है, ट्रक, फिर उसकी स्पीड लिमिट तो बहुत ज्यादा होनी चाहिए, फिर उसकी स्पीड लिमिट इन दोनों से कम क्यों रखी होती है? जो हैवी ट्रक्स होते हैं उनकी स्पीड लिमिट, या ट्रक के लिए वैसे भी स्पीड लिमिट जो है इन दोनों से कम बताई होती है, क्यों, जबकि इन दोनों से ज्यादा होनी चाहिए? क्योंकि जब इतनी स्पीड से चलेगा, इतनी जल्दी एक्सेलरेट होगा, तो जब ब्रेक अप्लाई करेंगे तो इनर्शिया की वजह से क्या होगा, उतना ही रेजिस्ट करेगा वो रुकने को, तो उस इतना हैवी लोड है उस पे, ठीक है, पलट सकता है ना वो, इसीलिए हैवी लोड होने की वजह से जब ब्रेक अप्लाई होगी उस पे, अब उसको मान लिया मैंने, उसकी स्पीड लिमिट इन्होंने लिख दी 50 कि बहुत ज्यादा मास है, 50 किलोमीटर पर आवर उसकी स्पीड लिमिट लिख दी। तो जब ब्रेक अप्लाई होगी, जब ब्रेक अप्लाई करेगा वो, तो उसके पूरी बॉडी में इनर्शिया एक्ट करेगा, इनर्शिया की वजह से उतना ही झटका लगेगा पीछे की तरफ, तो इतना ज्यादा लोड होता है वो, तो ये रिस्की हो सकता है, इसलिए उसकी स्पीड लिमिट इन दोनों से भी कम लिखी होती है। समझ गए? और फिर साइकिल वाला एग्जांपल आपने दिया, ठीक है, कि साइकिल के पैडल पे हम जितनी फोर्स, उस पैडल पे जितनी फोर्स लगाएंगे उतना ज्यादा क्या होती है, साइकिल एक्सेलरेट होती है, क्योंकि फोर्स और एक्सेलरेशन क्या है, एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो ये सेकंड लॉ के कुछ एग्जांपल्स हो गए, ये कुछ एप्लीकेशंस। अब इन्होंने बताया दैट बॉल को जब हम कैच करते हैं, बॉल को हम कैच करते हैं तो हम अपने हैंड्स को पीछे की तरफ मूव करते हैं। यहाँ पे कैच रेयर होगा कि कोई ऐसे ही कैच पकड़ लेगा, सब अपने हैंड्स को क्या करते हैं, नीचे करते हैं, नीचे आके कैच पकड़ते हैं। क्यों करते हैं? अब बॉल आ रही है, बॉल आ रही है, बॉल के अंदर कुछ फोर्स होगी, अगर मैं टाइम को बढ़ा दूं तो फोर्स क्या हो जाएगी, कम, बिकॉज इनका इनवर्स रिलेशन है। तो मैं टाइम को इंक्रीज कर देती हूँ जब अपने हैंड्स को बैकवर्ड डायरेक्शन में लेके आती हूँ बॉल की डायरेक्शन में, तो फोर्स थोड़ी कम हो जाएगी, तो चोट नहीं लगेगी हाथों पे उतनी, ठीक है। अब गद्दे के ऊपर कितना भी उछल लो, चोट तो नहीं लगती ना, ठीक है। क्यों नहीं लगती? क्योंकि देखो बेसिकली ये कंप्रेस हो जाए, स्प्रिंग लगे होते हैं ना, कंप्रेस हो जाता है, या फिर जो भी उसमें फोम वगैरह है वो कंप्रेस हो जाएगा। हम क्या कर रहे हैं, ये फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, इस पे मैंने फोर्स अप्लाई करी, ठीक है, जंप किया तो मैंने इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करी, तो ये भी क्या करेगा, उतनी फोर्स मेरे पे लगाएगा। बट क्या हुआ, ये फोर्स नीचे जब कंप्रेस हुई तो नीचे जाते जाते यहाँ से रिप्लाई आना था ना मुझे, मतलब ऊपर की तरफ ऐसे रिप्लाई आना था, पर यहाँ पे टाइम इंक्रीज हो गया, टाइम इंक्रीज हुआ तो नीचे जाते जाते फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या हो गया, कम, फोर्स का मैग्नीट्यूड कम हो गया, तो इन रिप्लाई मुझे जो फोर्स एक्सपीरियंस करनी पड़ी वो कम थी, तभी चोट नहीं लगी, ठीक है। अब रेत के ढेर के ऊपर छलांग लगाओगे ना आप हाइट से, तब भी चोट नहीं लगती है। सीमेंट फ्लोर पे क्या होता है, सीमेंट फ्लोर पे जितनी फोर्स से आप गिरे उतनी फोर्स फ्लोर आप पे अप्लाई कर देता है, फोर्स को कम होने के लिए टाइम नहीं मिलता, ठीक है। तो फोर्स एंड टाइम का इनवर्स रिलेशन है, ये पता लग गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, मैंने आपको मोमेंटम बताया था, व्हाट इज मोमेंटम, क्वांटिटी ऑफ मोशन, मास इनटू वेलोसिटी, ये होता है लीनियर मोमेंटम, क्लियर। अब यहाँ पे ये क्या है, चेंज इन मोमेंटम, कैसे लिख सकती हूँ इसको, एम वी माइनस एम यू, फाइनल मोमेंटम से इनिशियल को माइनस किया, विद टाइम मोमेंटम चेंज हुआ जब मैंने फोर्स अप्लाई करी, यही बताया था कि ये चीज है, स्टार्टिंग में रेस्ट पे है, मैंने फोर्स लगाई तो इसका मोमेंटम चेंज हुआ, मोशन चेंज हुआ, वही चीज यहाँ पे लिखी, फोर्स लगाई तब मोशन चेंज हुआ। अब अगर मैं ऐसे लिख दूं, टाइम को यहाँ पे ले आऊं, फोर्स इंटू टाइम, तो इस तरफ बच गया एम वी माइनस यू, ये क्या बचा, चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम है ना, ये पहले विद टाइम था, टाइम को इस तरफ ले आए, ठीक है। सो फोर्स कितने टाइम तक अप्लाई हो रही है, इस चीज पे डिपेंड करता है कि मोमेंटम कितना चेंज होगा, इसी चीज को बोलते हैं इम्पल्स, ठीक है। What is impulse? Impulse is basically change in momentum. अब इसका एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि बैट है, बैट से जब हम बॉल को हिट करते हैं, कितना टाइम लगता है हिट करने में बॉल को, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स,
फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स, बट बॉल सामने से आ रही थी, आपने उसको बैट से हिट कर दिया, बहुत दूर जाती है, उसका मोशन तो चेंज हो जाता है, मोमेंटम चेंज हो जाता है, बॉल का मास तो चेंज नहीं होगा, उसकी वेलोसिटी जो है वो चेंज हो जाती है। यानी कि आपने क्या किया, आपने एक फोर्स अप्लाई करी, फोर्स का मैग्नीट्यूड कम था या ज्यादा, फोर्स ऑफ लार्ज मैग्नीट्यूड। अब बैट से जब मारोगे तो बहुत ज्यादा फोर्स से मारोगे, तो फोर्स ऑफ लार्ज मैग्नीट्यूड पर अप्लाई हुई फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के लिए, बहुत शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए, तो फोर्स ऑफ लार्ज मैग्नीट्यूड अप्लाइड फॉर शॉर्ट टाइम पीरियड। ठीक है, शॉर्ट टाइम पीरियड तक अप्लाई हो रही है, उस फोर्स को बोलते हैं इंपल्सिव फोर्स। अब इसका कंसेप्ट एक बार समझ लो। इसमें क्या बताने की कोशिश करी है कि किसी ऑब्जेक्ट का मोमेंटम चेंज होता है, ये डिपेंड करता है फोर्स के मैग्नीट्यूड पे और कितने टाइम तक हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। अब आपने देखा कि फोर्स तो बहुत कम टाइम के लिए अप्लाई हुई, तो हमें ये लगता है ना कि मोमेंटम कैसे चेंज हो गया। मोमेंटम इसलिए चेंज हुआ क्योंकि फोर्स का मैग्नीट्यूड बहुत ज्यादा था। ठीक है, फोर्स का मैग्नीट्यूड बहुत ज्यादा था, इसलिए बेसिकली ये जो जब शॉर्ट टाइम के लिए कोई फोर्स एक्ट करती है ना, वहां पे हम इम्पल्स की बात करते हैं। इम्पल्स यानी कि चेंज इन मोमेंटम। मोमेंटम में चेंज आता है किस चीज की वजह से, फोर्स की वजह से, और फोर्स कितने टाइम तक अप्लाई हो रही है। ठीक है, अगर सपोज करो बहुत ज्यादा मैग्नीट्यूड वाली फोर्स है, लार्ज मैग्नीट्यूड है, पर शॉर्ट पीरियड नहीं, बहुत ज्यादा लॉन्ग पीरियड के लिए अप्लाई हो रही है, तो वो उतना ज्यादा मोमेंटम चेंज करेगी, जितनी ज्यादा देर तक फोर्स लगेगी उतना ज्यादा मोमेंटम को चेंज करेगी। तो फोर्स इनटू टाइम, चेंज इन मोमेंटम, ये क्या है, इम्पल्स। इम्पल्स के यूनिट्स क्या होंगे, फोर्स इनटू टाइम है, इम्पल्स को ना जे से डिनोट करते हैं, फोर्स इनटू टाइम है, तो फोर्स के यूनिट होते हैं न्यूटन, टाइम के होते हैं सेकंड, सो न्यूटन सेकंड। ये अभी तक सेकंड लॉ से रिलेटेड चीजें पढ़ रहे हैं हम। ठीक है, क्लियर हो गया इतना? विशाल आ रहा है समझ में? पढ़े लॉज ऑफ मोशन पहले। चलो, इम्पल्स तो हमने कर ली। मुझे बताओ, न्यूटन को अगर मुझे एसआई यूनिट्स में लिखना है, जैसे केजी, सेकंड या मीटर में, तो कैसे लिखूंगी? न्यूटन किसकी यूनिट है? फोर्स की यूनिट है। और फोर्स किसके बराबर होती है? मास इनटू एक्सेलरेशन के बराबर होती है। यानी न्यूटन किसके बराबर होता है? न्यूटन बराबर होता है केजी, और एक्सेलरेशन के यूनिट होते हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यही होता है। सो न्यूटन को केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी लिख सकते हैं। और न्यूटन का छोटा भाई कौन है? डाइन। यानी कि न्यूटन जो है ये तो एसआई यूनिट है, एसआई यूनिट जब मैं केजी की बात कर रही हूं, पर जब मैं बात करूंगी ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, केजी को मैंने किस में चेंज कर दिया? ग्राम में, और मीटर को सेंटीमीटर में, सेकंड तो चलो वही रहेगा। इनको बोलते हैं सीजीएस यूनिट्स। ठीक है, अब एक डाइन कितने न्यूटन के बराबर है? जब इनको चेंज किया ना, केजी मीटर सेकंड को चेंज करूंगी तो यहाँ पे आएगा साथ में, चलो पहले तो मैं यूनिट्स को ही लिखती हूँ। 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵5 डाइन। एक न्यूटन, न्यूटन तो बड़ा है, डाइन छोटा है, तो कितने डाइन चाहिए मुझे? 10⁵5 डाइन चाहिए, तब जाके 1 न्यूटन बनेगा। ठीक है, डाइन का मतलब होता है, यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, ग्राम सेंटीमीटर और सेकंड स्क्वायर में लिख रहे हैं चीजें। ठीक है, जैसे इनको अगर मुझे सीजीएस में लिखना हो तो ऐसे लिखूंगी, वैसे न्यूटन को सीजीएस में लिखना है तो 10⁵5 डाइन लिखूंगी। ठीक है, ओके। तो फिर इसके बाद आता है डायमेंशन फॉर्मूला। यहाँ पे मैंने लिखवाया था ना अभी, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फिर नेक्स्ट चीज आती है डायमेंशनल फॉर्मूला।
किस किस को पता डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? हाँ जी, क्या करना होता है डायमेंशनल फॉर्मूला में? हाँ देखो, बेसिकली हमारे पास यहाँ पे मास की वैल्यू है, लेंथ की वैल्यू है, ठीक है, और टाइम की वैल्यूज हैं। तो क्या करना है हमने, MLT, हमने ये लिख देना है कि मास जो है उसकी यूनिट क्या है, केजी। केजी की कितनी पावर है, 1 है, तो मास के ऊपर 1। लेंथ की यूनिट क्या है, मीटर, इसकी कितनी पावर है, 1, तो इसके ऊपर 1। टाइम की यूनिट है सेकंड, इसकी कितनी पावर है, -2, तो T -2। ये डायमेंशन, 3 ही डायमेंशंस देख रहे हैं ना हम, मास देख रहे हैं, लेंथ देख रहे हैं और टाइम। तो उन डायमेंशंस की वैल्यू कितनी कितनी है पावर में लगा देंगे, उसको डायमेंशन फॉर्मूला बोलेंगे। तो न्यूटन का डायमेंशन फॉर्मूला क्या बन गया, MLT -2। ठीक है, अब डायमेंशन फॉर्मूला कभी भी आएगा, हमने क्या करना है, MLT, अंटिल कोई और फिजिकल क्वांटिटी नहीं आती है। अगर आपके पास आ गया टेम्परेचर तो केल्विन लग जाएगा, करंट आ गया तो एम्पेयर, चार्ज आ गया तो क्यू, पर जब तक कोई और नहीं आता है हम इन्हीं तीनों में रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, MLT, मास, लेंथ, टाइम, यूनिट पता लग गई, डायमेंशन फॉर्मूला पता लग गया। ठीक है, देखो जब भी आपको कोई क्वेश्चन आता है ना, तो सबसे पहले देखना है कि सारी यूनिट्स जो है सेम होनी चाहिए, या तो सारी जो है SI होनी चाहिए या CGS होनी चाहिए। ठीक है, यूनिट्स को ऐसे नहीं करना है कि आपको फोर्स गिवन है 5 न्यूटन, ठीक है, और आपको बोला गया है कि एक्सेलरेशन है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ये तो सेंटीमीटर में है, ये SI में है, तो पहले इसको चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, बेसिकली कोशिश करनी है कि SI में चेंज करो, यूनिट सेम रखनी है हमेशा, तभी क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, अब फर्स्ट लो सेकंड लो दोनों चीजें क्लियर होगी, इंपल्स क्लियर होगी। ठीक है, अब इंपल्स का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, आकृति आप बताओ। इंपल्स का फॉर्मूला मैंने लिखवाया फोर्स इनटू टाइम, यूनिट बन गए न्यूटन सेकंड, न्यूटन का फॉर्मूला होता है MLT -2, तो साथ में एक T जुड़ गया, सेकंड जुड़ा तो एक T जुड़ गया ना, तो क्या बना MLT -1। ये इसका डायमेंशन फॉर्मूला समझ आया, मैं दोबारा से बताऊं। देखो न्यूटन का तो हमने अभी निकाला था ना, MLT -2, साथ में सेकंड भी है, तो सेकंड के लिए क्या लिखूंगी, टाइम, 1 है पावर, तो टाइम के ऊपर 1 लिखने की जरूरत नहीं है, तो M तो वही रहा, L वही, T बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड, तो -2 + 1 क्या आ गया, -1। ठीक है, तो T -1, ये इंपल्स का डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया। ठीक है, अब थर्ड लॉ देखते हैं। थर्ड लॉ ऑफ मोशन, व्हाट इज थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, एटलीस्ट ये तो सबको पता होता है ना, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। चलो एग्जाम्पल बताओ इसके, स्विमिंग, ठीक है, स्विमिंग कैसे, हम पानी को पीछे धकेल रहे हैं, वो हमें आगे पुश कर रहा है, सो ये एक्शन हो गया, ये रिएक्शन हो गया। वॉकिंग, वॉकिंग कैसे, फ्रिक्शन के थ्रू, कैसे, सिंपली हम इस फ्लोर पे फोर्स लगा रहे हैं, ये फ्लोर हमारे पे फोर्स लगा रहा है, तो एक्शन रिएक्शन। और रिकॉइल ऑफ गन, रॉकेट इंपल्शन, रिकॉइल ऑफ गन, ये सारी चीजें। अब इन सब में बेसिकली हो क्या रहा है, एक बॉडी एक्शन परफॉर्म कर रही है, दूसरी बॉडी उसका रिएक्शन दे रही है। तो एक क्वेश्चन था थर्ड लॉ से रिलेटेड, दैट
एक्शन एंड रिएक्शन ऑलवेज, आपने बताना है सही ऑप्शन, ठीक है। ऑलवेज एक्ट ऑन सेम बॉडी, ऑलवेज एक्ट ऑन सेम बॉडी। सेकंड है ऑलवेज एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज। थर्ड है कैंसल ईच अदर। और फोर्थ ऑप्शन क्या था? नहीं, फोर्थ ऑप्शन क्या पता आंसर हो, है ना? बॉडी डिफरेंट बॉडी कैंसल ईच अदर और हाँ जी, आप बताओ। चलो आपका हो गया फर्स्ट। आप किसके साथ जाना चाहेंगे? फर्स्ट के साथ जाना चाहेंगे। आप किसके साथ जाना चाहेंगे? फर्स्ट के साथ जाना चाहेंगे। आप थर्ड के साथ जाना चाहेंगे। आप चारों गलत हैं, है ना? आकृति को तो पूछा ही नहीं। सेकंड। सेकंड इज द करेक्ट आंसर। देखो मैंने अभी यहाँ पे बोल भी दिया था क्वेश्चन पूछने से पहले कि एक बॉडी एक्शन परफॉर्म कर रही है, दूसरी बॉडी उसका रिएक्शन दे रही है, ठीक है। सो ऑलवेज जो है डिफरेंट बॉडी, सेम बॉडी पे कभी भी नहीं लगता है, ठीक है। सेम बॉडी कैसे एक्शन रिएक्शन, किसी बॉडी पे एक्शन करेगी ना, वहां से रिएक्शन आएगा। मुझे एक एग्जांपल बता दो सेम बॉडी वाला। एक्शन एंड रिएक्शन ऑलवेज एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज। एक बॉडी एक्शन परफॉर्म करती है तो दूसरी क्या करेगी, उस पर रिएक्शन। थप्पड़ मारते हैं ना, हाथ ने थप्पड़ मारा, एक्शन, तो हाथ पे भी फोर्स लगी गाल से, वो रिएक्शन। तो ऑलवेज कैंसल ईच अदर नहीं होगा, ठीक है। कैंसल ईच अदर आया ना आपके दिमाग में, कैंसल ईच अदर नहीं होगा। मुझे लगा था आप ए और सी में कंफ्यूज होंगे, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन, सॉरी मुझे लगा था बी और सी में कंफ्यूज होंगे, फर्स्ट ऑप्शन नहीं लगा था मुझे आप लोग जाओगे फर्स्ट ऑप्शन के साथ, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, अनएक्सपेक्टेड चीजें होती रहती हैं, एग्जाम में भी यही होता है। सो स्विमिंग, वॉकिंग, रिकॉइल ऑफ गन। रिकॉइल ऑफ गन को एक बार देखते हैं, रिकॉइल ऑफ गन में हो क्या रहा है। रिकॉइल ऑफ गन, फायरिंग करिए, शूटिंग करिए, क्या होता है? बोलो, झटका लगता है। आगे की तरफ मूव करती है लेकिन हमें थोड़ा पीछे को उसका जब हम एक्शन करते हैं तो रिएक्शन हमें थोड़ा पीछे की तरफ मूव। हाँ जी, सो होता क्या है, रिकॉइल का मतलब है दोबारा से वापस आना। तो जैसे कि गन है और बुलेट है, बुलेट आगे की तरफ जाएगी, गोली तो आगे जाएगी, तो गन किस तरफ आती है, पीछे की तरफ, और इसका पीछे की तरफ आना यानी रिकॉइल ऑफ गन। तो ये क्या है, एक्शन है, और ये इसका रिएक्शन मिल रहा है। बुलेट पे हमने फायरिंग करी ना, तो बुलेट आगे गई, ये हमारा एक्शन था, उसकी वजह से गन पीछे की तरफ रिकॉइल हुई, ये रिएक्शन है। अब सपोज करो गन जो है ये है 10 kg, गन का मास है 10 kg और इसका है 0.01 kg, ठीक है। अब ये एक्शन हो रहा है तो उतना ही रिएक्शन पीछे होना चाहिए, यानी कि जितना इसका मोमेंटम है बुलेट का, उतना ही गन का भी क्या होना चाहिए, मोमेंटम होना चाहिए, तभी तो एक्शन और रिएक्शन सेम हुए। मास तो इनका सेम नहीं हो सकता। इसका अब बुलेट इतनी सी, गन इतनी बड़ी, मास का डिफरेंस मैंने दे दिया, ठीक है। अब इसकी वेलोसिटी हम मान लेते हैं 300 मीटर पर सेकंड। 300 मीटर पर सेकंड से बुलेट आगे गई, तो क्या आप गन की जो रिकॉइल वेलोसिटी है उसको फाइंड आउट कर सकते हो? शायद कर सकते हो। हाँ जी आकृति बताओ।
पता नहीं। कर सकते हैं, जितना मोमेंटम यहाँ पे है उतना ही मुझे यहाँ पे चाहिए, तो पहले यहाँ पे निकाल लो मोमेंटम। कितना आएगा मोमेंटम वहां पे? 3 ही आएगा ना। 1/100 आ जाएगा यहाँ पे इंटू 300, तो 3 आ जाएगा। 3 आ गया यहाँ पे, ठीक है, मेरा मोमेंटम आ गया यहाँ पे 3, तो यहाँ पे भी मुझे कितना चाहिए फिर? 3 चाहिए। 3 कैसे आएगा यहाँ पे, जब यहाँ पे होगी 0.3 मीटर पर सेकेंड। इसको करने का तरीका भी है, देखो, मास ऑफ गन इंटू रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन, ठीक है। ये इस तरफ का मोमेंटम हो गया, ये किसके इक्वल होना चाहिए? उस तरफ के मोमेंटम के। सो मास ऑफ बुलेट, वेलोसिटी ऑफ बुलेट, तो यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दो जो जो आपके पास है। 10 kg इंटू V1 तो हमने निकालना है, यहाँ पे 0.01 kg इंटू 300 मीटर पर सेकेंड। ओके, सो V1 की वैल्यू निकालनी है तो कैसे होगी? 0.01 इंटू 300 अपॉन 10। V1 की वैल्यू आ जाएगी, दोनों बराबर है तो इस तरीके से निकाल सकते हैं। सो ये जो मोमेंटम सेम रह रहा है एक्शन और रिएक्शन की वजह से, यानी मोमेंटम चेंज नहीं हो रहा है, तो इस चीज को बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। सो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम डिराइव होता है थर्ड लॉ ऑफ मोशन से, कि जितना एक्शन है उतना रिएक्शन है। एक्शन में कोई चीज मूव कर रही है, रिएक्शन में भी मूव करेगी, तो दोनों का मोमेंटम यानी कि सेम रहेगा। ठीक है, कितनी आ गई वेलोसिटी? 0.3, ठीक है, 0.3 करते तभी तो यहाँ पे 3/10 आता और आपका आंसर 3 आता ना। ठीक है, और अगर ना आपसे पूछा जाए वेलोसिटी, तो आपने हमेशा इस वेलोसिटी को नेगेटिव में बताना है। वैसे क्यों बताना है नेगेटिव में? क्योंकि वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या है? ऑपोजिट, रिएक्शन ऑपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है, तो यहाँ पे जो ये v आएगा ये किस डायरेक्शन में आएगा? ऑपोजिट डायरेक्शन में, यानी ये -v1 है एक्चुअल में। ठीक है, इन केस पूछा जाए आपसे, तो इन जनरल सिर्फ पॉजिटिव में पूछते हैं, इसका मैग्नीट्यूड पूछते हैं। डायरेक्शन पूछी जाए ना, विद डायरेक्शन पूछा जाए तो नेगेटिव में बताना है आंसर। तो मैं बताऊंगी -0.3 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में है। ठीक है, मास तो स्केलर क्वांटिटी है, इसका तो कोई फर्क नहीं पड़ता। वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है ना, ये आगे गई बुलेट, एक्शन तो ये था, रिएक्शन हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बेस्ड ऑन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। क्लियर? अब बेसिकली अगर क्वेश्चन आता भी है ना छोटा मोटा न्यूमेरिकल, तो वो इसी इक्वेशन से आएगा। ठीक है, तो इजी है। एक साइड बैलेंस है आपकी, तो दूसरे बैलेंस करना है दोनों साइड को, एक साइड की वैल्यू पता है तो दूसरी की, तो वैसे निकाल लोगे आप। ओके, और जो रॉकेट इंपल्शन होता है, ठीक है, उसमें क्या होता है? रॉकेट को ऊपर की तरफ फायर किया, दैट इज एक्शन। जो कंबशन आपका पीछे की तरफ आया, दैट इज रिएक्शन। तो वो भी किस पे है? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे बेस्ड है। थर्ड लॉ और थर्ड लॉ पे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। क्लियर? अब बताओ, आप लोगों को यहां तक तीनों लॉज क्लियर हो गए? क्लियर है? थोड़े से क्वेश्चन करवाऊं मैं आपको इससे रिलेटेड? ठीक है, 1 मिनट वेट करना है, तब तक कोई डाउट आता है तो सोचो। पाँच तारीख को चलना है,
हमारे मास कैबिनेट आ रहा है, हम अपने करवा रहे हैं, एचपीएससी बनवा करवा रहे हैं, मैंने सीपीटी की सुना था, उनको फोन आया है, हम देखते हैं कितना होगा इतना, और कोई मास की कांग्रेस आ गई है, तो इसमें कुछ बिचारे आ रहे हैं, उनकी बात अभी फर्स्ट बोल रहा है, स्कूलों की नारा लेके भेजो ना, इसको पता लग जाएगा हम बोल रहा हमने फिजिक्स में और एक मोशन है क्वेश्चन आता है इस पे स्कूटी इज गेटिंग टू दिस नंबर यहाँ क्या मजे तुम्हारे यार लाइफ मेरा स्पोर्ट्स की तरह है एथलेटिक्स भी होगी तुम्हारी यार क्या मजे आएगा एथलेटिक्स नहीं है इसकी कॉलेज का स्टैंडर्ड अच्छा है हमारा काम से अच्छा है और हमारा वो बंद कर दिया बाहर कर दिया इसलिए तो ऐसे बढ़िया हाँ हो जाता था 1 महीना कर अभी भी हो जाता है काफी वो करवा लेते हैं मॉडलिंग साथ नहीं बनती है मीडियम दर्शन ऐसे कुछ नहीं बोलते हैं तो ये कुछ शुक्ला रहता है चैन चैन कुछ ऐसे करके आओ मैं बाहर भी वो करके टाइम क्या तुम्हारे तुम्हारी कितनी था मेरा तो गर्ल्स बॉयज का तो नहीं है टाइम बाहर तो चलती है बच्चे लड़कों की चलती है वो 3 लड़की तो उसमें हो ना आकृति क्वेश्चंस दे रही हूँ अभी ना, अभी के अभी सॉल्व करने हैं सारे। ओके मैम। सारे कितने हैं? 30। हाँ सारे भी न्यूमेरिकल है सारे भी न्यूमेरिकल सीधी एक चीज मुझे आप लोगों को बतानी है, यहाँ पे क्वेश्चन होगा that at which condition displacement is directly proportional to time. So when there is uniform motion or you can say uniform velocity, ठीक है, कैसे जितना डिस्टेंस आप कवर करोगे, ठीक है, वो टाइम पे डिपेंड करता है, ठीक है, इतने टाइम में इतना डिस्टेंस, आगे भी उतने टाइम में उतना डिस्टेंस कवर करोगे, तो डिस्प्लेसमेंट या फिर डिस्टेंस जो है वो टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है जब वेलोसिटी कांस्टेंट होती है। वेलोसिटी चेंज नहीं होगी तो जितना डिस्टेंस पहले कर रहे थे अगले इंटरवल में भी उतना ही डिस्टेंस कवर करोगे। फिर नेक्स्ट पूछा होगा दैट एट व्हिच कंडीशन डिस्प्लेसमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t स्क्वायर। यही फर्स्ट रो में होगा, फर्स्ट कॉलम। तो
चलो कोई नहीं, क्वेश्चन फिर आप पढ़ोगे तब समझ आ जाएगा, पहले इस चीज को समझ लो। ये कब टी स्क्वायर के बराबर होगा? तो मैंने आपको इक्वेशन बताई है टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सिर्फ यहीं पे टी स्क्वायर देखने को मिलता है ना, बाकी तो हमने कहीं पे भी देखा कि एफ और टी स्क्वायर का रिलेशन। तो ये कहाँ से अप्लाई होता है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में। मैंने बताया था ना कि ये इक्वेशन किस लिए यूज होती है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो टी स्क्वायर आएगा तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, तब जो है डिस्टेंस टाइम के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, हाईएस्ट पावर देखेंगे ना यहाँ पे टाइम की, वो स्क्वायर है, तो यूनिफॉर्म मोशन की इक्वेशन। ठीक है, अब करो। एक क्वेश्चन में ना कांस्टेंट वेलोसिटी और यूनिफॉर्म वेलोसिटी दोनों साथ में होंगे। ठीक है, वो सेम ही बात होती है, बस यहाँ पे उन्होंने ऑप्शन अलग अलग डाल दिया। अगर एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होगी तो इनिशियल वेलोसिटी तो 0 पे जाएगा, मतलब फाइनल वेलोसिटी तो क्या बताया s is directly proportional to t square। यहाँ पे t के साथ रिलेशन देख रही हूँ मैं, सिर्फ बाकियों को जीरो नहीं कर रही हूँ कि इसके इक्वल टू का मतलब है उस पर डिपेंड कर रहा है ना, उस पर डिपेंड कर रहा है, तो t की हाईएस्ट पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मैं ग्राफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ बनाना है, bt ग्राफ, तो वो तो सीधा बनेगा। पर मैम और t स्क्वायर के पर्सपेक्टिव में तो फिर वो कर्व बनेगा। एक और चीज से आप इसको कर सकते हो, आपको पता है चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद चेंज इन टाइम होता है वेलोसिटी, और चेंज इन वेलोसिटी विद चेंज इन टाइम होता है एक्सेलरेशन। तो अगर मैं इसी को दो बार क्या कर देती, डिफरेंशिएट कर देती, तब भी एक्सेलरेशन आ जाता। तो ये क्या हो जाता है, d स्क्वायर s इज इक्वल टू a dt स्क्वायर, तब भी इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है s। ठीक है, पर यहाँ पे एक्सेलरेशन है इतना पता लग रहा है, यूनिफॉर्म है या नहीं ये पता नहीं लग रहा। ये किस इक्वेशन से पता लग रहा है? इस इक्वेशन से। ठीक है, और अगर स्क्वायर से ऊपर आ जाए ना वैल्यू टी स्क्वायर, यहाँ से दो तक है, दो इससे ऊपर आ जाए तो एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है, जितने होते हैं तो मुझे नहीं करती कि छोटी आप सॉल्व कर लोगे। आकृति सॉल्व कर रहे हो क्वेश्चंस? यस मैम। हाँ जी, तो एट द एंड ऑफ क्लास मुझे बताना भैया कितने क्वेश्चंस आपने करे। ठीक है, ओके मैम। When the distance and object travel distance. डिस्टेंस जो है टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मैं सीरियस में क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है, उनकी लैंग्वेज अलग होती है। मैम यूनिफॉर्म और कांस्टेंट में मैंने बताया था मैं कि कंट्राडिक्ट करेंगे दो ऑप्शन, वो दोनों सही है, दोनों सही है, ऑप्शन में गलती होती है ना।
कांस्टेंट यूनिफॉर्म ही तो सेम रहेगा। अगर इसमें एक आधा क्वेश्चन वर्टिकल मोशन से होगा ना तो छोड़ दें, वर्टिकल मोशन हमें पढ़ना है। कौन सा क्वेश्चन का विचार? फर्स्ट पे तो डिफिकल्टी आ रही है, कैलकुलेशन नहीं होती। If train travel for distance for the takes we have to and return its speed 50. The average speed of the train. एक चीज देखो यहाँ पे उन्होंने कहा कि ट्रेन में डिस्टेंस ट्रैवल कर x डिस्टेंस, तो यदि x में टोटल कितना होगा 2x होगा टोटल डिस्टेंस। अगर आपको टोटल टाइम निकालना है आपको x बार करके x बार ये वाली चीज करो और इस वाली तो इसके लिए हम कैलकुलेशन से देखो x आप कॉमन ले लो x कॉमन ले लो 130 प्लस 150 x कैंसिल हो गया। लेकिन इसको आप ऐसे देख सकते हो 30 और 50 150 आ गया, कितना आ गया वहां पे 5, तो यहाँ पे कितना आ गया 3, कितना हो जाएगा ऊपर जाकर देखो आप क्या रखो आप कैलकुलेशन को डिफिकल्ट कर सकते हो और कभी भी वो कोई मैंने कहा था जब डिस्टेंस क्या वो सेम हो राइट नहीं समझ लो तो आपका लॉस करेगा एक्सेलरेशन करेगा डायरेक्शन को लेके ठीक है इसमें नोट्स भी Let us make the following acceleration. So now the acceleration is the velocity of the uniform acceleration to कम हो रहा है ना, तो पढ़ने वाली चीज है तो देख लो जो कि माइंड है बताया कम होगा तो डी एक्सेलरेशन क्या हो रहा है। अब सबसे पहले तो समझ आ रहा है कि कोई ऐसे टॉस किया गिर रहा है पीछे तो यानी वेलोसिटी कम हो रही है। अब वहां पे ऑप्शन देखो वेलोसिटी कम हो रही है यानी वेलोसिटी कम होती है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव होता है, नेगेटिव एक्सेलरेशन को डी एक्सेलरेशन बोलते हैं।
वेलोसिटी कम क्यों हो रही है जब तो ये क्योंकि देखो अगर वेलोसिटी बड़ी होती ना, सॉरी हाँ एक्सेलरेट हुआ, ठीक है हाँ मैंने गलत बता दिया, एक्सेलरेट हुआ है, कभी तो कॉइन की ट्रेन की वेलोसिटी बढ़ गई, कॉइन की क्या वही रही, इसीलिए पीछे गिरा, तो ये एक्सेलरेट हुआ। अब इन्होंने आपको ऑलरेडी दिया हुआ है वहां पे कि यूनिफॉर्म, पर जरूरी नहीं है यूनिफॉर्म हो, दैट इज नॉट कंपल्सरी, बट इन्होंने ऑप्शन में एक्सेलरेटेड मोशन और एक्सेलरेशन का ऑप्शन नहीं दिया है ना, सिर्फ एक्सेलरेशन का एक ही ऑप्शन है, तो उस पर टिक कर दो। अगर इस तरह से होता तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन या एक्सेलरेटेड मोशन, तो एक्सेलरेटेड पे टिक करते, क्योंकि यूनिफॉर्म की इंफॉर्मेशन तो है ही नहीं हमारे पास कि इक्वली बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है, बट यहाँ पे सिर्फ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ही ऑप्शन है, तो वो ठीक है फिर कि बढ़ रही है वेलोसिटी, ट्रेन की वेलोसिटी बढ़ी तभी तो सिक्का पीछे गिरा। कल भी शायद फिजिक्स की क्लास होगी आपकी, है ना, तो ये शीट कल तक सॉल्व करके आना, जरूरी नहीं है कि समय करनी है सर्च करके गूगल पे, ऐसा नहीं करना, जितने खुद को उतना करना है, ठीक है। जो आपको लगता है कि ये एप्रोप्रिएट आंसर हो सकता है वैसे करोगे, ठीक है। हमने 10th वाला वो तो नाना होती है वो नेक्स्ट ऑप्शन ये तो चलता है वीडियो का भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ एक्सेलरेशन वेलोसिटी इज इक्वल टू एक्सेलरेशन टाइम के साथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी चेंज हो रही है, वेरी ऑप्शन नंबर 1 वेलोसिटी जीरो हो रही है, कुछ वैल्यू है वही कह रही है और वो वैल्यू है ना, ये चीज का ध्यान रखिए। ये हमने ग्राफ में करेंगे ना, हम इसको जीरो ही मान लेते हैं, जीरो माना ना वेलोसिटी को आपने ये नहीं देखा कि उसकी जीरो से ऊपर कोई वैल्यू है y एक्सिस की, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिए, y के ऊपर गया है ना वो जीरो से तो गया है, ओरिजिन से दूर है चीज, तो कोई ना कोई वैल्यू तो होगी, ये पॉसिबल हो है इसी हाइट में तो गई है ना। हाँ ये कोई बात नहीं, पहली बार बड़े टाइम बाद कर रहे हो, प्रैक्टिस तो हो गई है। Average can formally take total number of sum of all observation the family. बताया था टाइम से, तब बताया था यूज करना, एवरेज का वो वाला फॉर्मूला तो मैक्स वाला फॉर्मूला है, ये दो वेलोसिटी का मतलब डायरेक्ट करो डिवाइडेड बाय ये जो टाइम या एग्जांपल से इक्वल टू फॉर्मूला ऐसा वैल्यू हो गई मान अभी इवेंट्स वाला है बाय कॉम्बिनेशन पॉजिटिव हो सकता है ना ऐसे भी हो सकता है टाइम 45 वन पहले यार ये तो टाइम 30 इवेंट्स वाला स्लोप निकालने के लिए आता है स्लो मतलब पूरा टाइम नहीं सिर्फ ये पूछ रहा था स्लोप से वैल्यू निकलेगी, स्लोप क्या होता है 11th में क्या पूछा है इन्होंने, हॉरिजॉन्टल रेंज 45 sin 2 थीटा होता है वहां पे, तब 45 में sin 2 थीटा यानी कि 45 90 ये अभी हम करेंगे इसको वर्टिकल मोशन में। ओके तो आज के लिए तो टाइम हो गया, कल के लिए आप ये शीट सॉल्व कर लोगे ना, सिर्फ 30 क्वेश्चंस हैं, ठीक है। अगले वाले लॉज ऑफ मोशन पे बेस्ड हैं, तो इनको सॉल्व कर लो, बाकी कोई डाउट रहता है हम कल करेंगे, ठीक है। आकृति कितने क्वेश्चन किए मैम 9? ओके तो कर लो जितने होते हैं, तुक्के से सर्च करके कोई नहीं करना है, जितने खुद से हो रहे हैं, ठीक है। ओके मैम। ओके बाकी कल की क्लास में मिलते हैं। ये ऑप्शन किसने डाले हैं